आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को अमेरिका के खिलाफ लामबंद करना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों में 6 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे यह पता चलता है कि टैरिफ के मुद्दे पर दुनिया में अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है और अब वैश्विक राजनीति तेजी से बदल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और रूस वही देश है जिसे कच्चा तेल खरीदने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। राष्ट्रपति पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी फोन पर बात की है और यह इसलिए जरूरी है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो चीन पर टैरिफ को बढ़ा सकते हैं और उसे 90 दिनों की जो छूट दी गई है वो भी समाप्त हो सकती है। इसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से भी फोन पर बात की। आपको याद होगा सिरिल रामाफोसा वही राष्ट्राध्यक्ष है जिनको व्हाइट हाउस में बिठाकर फेक न्यूज दिखाकर डोनाल्ड ट्रंप ने बेइज्जत किया था। वहीं पुतिन का उनसे बात करना बहुत मायने रखता है। जबकि ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और ये सारी घटनाएं वैश्विक राजनीति में बड़े बदलाव का साफ संकेत दे रही हैं। ब्राजील एक ताकतवर देश जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप के ऐसी नीतियों के खिलाफ खड़ा हो रहा है क्योंकि उन पर भी 50% की टैरिफ का ऐलान कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये वो देश हैं जिन्होंने ब्रिक्स संगठन की स्थापना की थी और इस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप इसी ब्रिक्स को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बता रहे हैं। लेकिन ब्रिक्स देशों के बीच इस डायलॉग को देखकर ऐसा लगता है कि जरूर टैरिफ के मुद्दे पर इन देशों की तरफ से कोई रणनीति बनाई जा रही है और अमेरिका में भी इस पर हलचल अब तेज हो गई है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ देर में दिखाऊंगी कि पिछले 24 घंटे में क्या क्या बदल चुका है, तो हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ देर में। लेकिन उससे पहले ब्रिक्स की चूंकि बात हो रही है तो आपको जरा बताना चाहते हैं कि ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जिसने पहले से ही अमेरिका के खिलाफ एक अलग अलग ताकतवर मुल्कों की जो लामबंदी होती है उसके लिए ये संगठन बना था। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से एक के बाद एक ट्रंप टैरिफ्स का ऐलान कर रहे हैं उस कदम ने इन ब्रिक्स देशों को बहुत करीब ला दिया है। तो आइए जल्दी से चलते हैं, आपको लिए चलते हैं बड़े स्क्रीन पर और यहां पर दिखाते हैं कि ये वो देश है। ब्रिक्स सदस्यों के बीच संवाद जो हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत हुई है जिसमें स्ट्रेटेजिक बेटर रिलेशनशिप को लेकर चर्चा हुई है। वहीं देखिए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की बातचीत को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक आधारिक बयान जारी किया है और उसमें क्या लिखा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इधर पुतिन और शी जिनपिंग की बातचीत हुई है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील के राष्ट्रपति से बात, लुला डी सिल्वा से बातचीत, पुतिन और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा की बातचीत। ये बहुत मायने रखती है क्योंकि ऐसे तमाम देश जिनको नीचा दिखाने टारगेट करने की कोशिश ट्रंप कर रहा है। पीएम मोदी चीन की यात्रा पर जाएंगे, ये भी एक बड़ी खबर है इसके मद्देनजर। और पुतिन से एनएसए अजित डोभाल की मुलाकात। अब इस मुलाकात से क्या निकलेगा, इस मुलाकात में क्या प्लान बनाया जा रहा है, इस मुलाकात में अगर, क्योंकि इसकी टाइमिंग ऐसी है, हालांकि आपको बता दें कि पहले से ये चर्चा थी कि ऐसी बैठक होने वाली है, लेकिन इसी के साथ साथ अब आपको जो बातचीत को लेकर बातें कही गई है वो बता देते हैं। सबसे पहले तो यूक्रेन को जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है, प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बातचीत की है और पुतिन ने पीएम मोदी को यूक्रेन से संबंधित हाल के घटनाक्रमों से अवगत कराया है। ऊपर में यूक्रेन को लेकर बातचीत है, फिर नीचे आइए, वाइल थैंकिंग प्रेसिडेंट पुतिन यानी उनका धन्यवाद किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एजेंडे में प्रगति की भी समीक्षा की है। भारत रूस के बीच मतलब जो प्रोग्रेस हो रहा है, जो बायलैटरल एजेंडा है, द्विपक्षीय एजेंडा है दोनों देशों का, उस पर भी बातचीत की है और प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को इस साल के अंत में भारत रूस जो शिखर सम्मेलन है उसके लिए भी आमंत्रण दिया है। तो इस पूरे बयान में सबसे महत्वपूर्ण बात यह लिखी है कि राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को मजबूत करने पर सहमति बनाई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत अमेरिका की धमकियों से डरा नहीं है। हम 50% टैरिफ के बावजूद रूस से अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं और ये बताता है कि भारत
अब आगे की स्ट्रैटेजी बना रहा है, क्योंकि अब तो ये बात तय है कि 50% उन्होंने टैरिफ लगा दिया है। लेकिन अब इसके बाद भारत क्या करेगा? अमेरिका के टैरिफ का भारत और रूस के रिश्तों पर कोई असर नहीं हुआ है और भारत अब रूस में अपने लिए ज्यादा संभावनाएं तलाश सकता है। रूस क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश, जहां तेल, गैस, खनिजों के विशाल भंडार हो सकते हैं। रूस के पास इतने लोग नहीं है कि वो अपनी क्षमताओं का विस्तार कर पाए, इसलिए उसे किसी दूसरे देश की जरूरत है। इसमें वो चीन की मदद इसलिए नहीं लेता क्योंकि चीन उसका पड़ोसी देश है और रूस का ऐसा मानना है कि चीन उसका साझेदार हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से उस पर भरोसा नहीं करना चाहता। लेकिन भारत रूस के काफी काम आ सकता है और हमसे रूस को ऐसा कोई खतरा भी नहीं है। बड़ी बात क्या है? वो ये कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के कारण भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया, उसमें रूस के साथ हमारे रिश्ते और मजबूत हो गए। इससे रूस को यह संदेश गया कि भारत उसका भरोसेमंद पार्टनर है। अगर रूस संकट में हमारे साथ खड़ा रहता है तो हम भी रूस का हाथ नहीं छोड़ते, और इस बार हमने भी अपनी दोस्ती और ईमानदारी दिखाई है। अब आप इस ग्राफिक्स को जरा देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये समझ पाएंगे कि टैरिफ के मुद्दे पर दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में क्या बदलाव आए हैं। एक तरफ रशिया, चाइना, ब्राजील, ईरान, ये तमाम देश हो गए भारत का जो समर्थन करते हैं। संतुलित रुख इजराइल का है क्योंकि उसकी मजबूरी है अमेरिका, उसकी मजबूरी है डोनाल्ड ट्रंप, और इसीलिए वो उनके लिए नोबेल प्राइज भी मांगता है, क्योंकि ईरान के खिलाफ अकेले लड़ना नहीं है, तो ऐसे में अमेरिका का साथ चाहिए। तो ये मजबूरी, लेकिन एक साथी के तौर पर खड़ा रहा है, खास तौर पर जब पाकिस्तान के साथ हमारा ये पूरा जो स्टैंड ऑफ रहा। खामोश रहने वाले देशों के भी नाम आज हम आपको बताना चाहते हैं। दूसरी तरफ है ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, जर्मनी, यूएई, जो टैरिफ की राजनीति से तो असहमत है, लेकिन इन देशों ने भारत पर लगे टैरिफ को लेकर चुप्पी साध रखी है। जबकि इजराइल ने बीच का रास्ता अपनाया है। इजराइल अमेरिका और भारत में संतुलन बनाकर रखना चाहता है। मजबूरी उनकी बहुत बड़ी है। यहां जरूरी बात यह है कि भारत को रूस और चीन से समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट के लिए 7 साल बाद चीन भी जा रहे हैं। लेकिन यहां हमें बार बार इस बात को ध्यान में रखना होगा कि चीन वही देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर जैसे आतंकी को बचाया है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हथियार दिए हैं, जिसका लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में आज भी भारत के साथ सीमा विवाद है। हमें चीन के साथ रिश्ते सुधारने चाहिए, लेकिन उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ये मानकर चलना चाहिए कि चीन हमारे साथ होते हुए भी नहीं है। देखिए, चाइना को लेकर बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा और वहीं तक रिश्ता ले जाना होगा जहां तक हम अमेरिका को आईना दिखा सके। देखिए, पहले की बात कर रहे हैं हम, भारत और अमेरिका। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर यह है कि पहले चीन और पाकिस्तान एक ग्रुप में थे, ये दोनों, और भारत और अमेरिका एक तरफ थे। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें तो अमेरिका और पाकिस्तान एक ग्रुप में दिख रहे हैं और भारत और चीन और रशिया एक ग्रुप में दिख रहा है। ये देखिए, ये तीनों देश। तो वैसे इस वक्त भारत चीन की जगह रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा पर ज्यादा भरोसा कर सकता है। और ब्राजील अगर आप देखिए तो ब्राजील के राष्ट्रपति ने तो कहा भी है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप की जगह प्रधानमंत्री मोदी को फोन करेंगे, और अब तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात भी कर ली है। तो लुला दा सिल्वा ने भी खुलकर आईना दिखाया है डोनाल्ड ट्रंप को। सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जिस तरह की मनोदशा में है, क्या वो समझने को तैयार होंगे? आज हमें रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता याद आ रही है, जिसे आज के संदर्भ में समझा जाए तो इसमें भारत के साहस की एक झलक दिखती है। दिनकर जी कहते हैं, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इन पंक्तियों में आपको आज का भारत दिखाई देगा, वो भारत जिसने टैरिफ की विपत्ति में अपना धीरज नहीं खोया है। वो भारत जो आगे के लिए तैयारी कर रहा है, जिसने राष्ट्रपति ट्रंप के अहंकार के सामने झुकने से मना कर दिया, जो विचलित नहीं हुआ, जिसने विघ्नों को गले लगाकर कांटों की राह चुनी। लेकिन हम ना तो डरे हैं और ना ही घबराए हैं। हमने इस टकराव से दुनिया को भी ये बता दिया कि भारत दबाव में झुकने के बजाय उसे पूरी ताकत के साथ खारिज करता है। हमारी राष्ट्र नीति ही हमारी विदेश नीति है, और ऐसा नहीं है कि ये हमने पहली बार किया है। आइए आपको बताते हैं,
1968 में अमेरिका चाहता था कि भारत उसके साथ एक न्यूक्लियर संधि पर हस्ताक्षर करे। हम तब की ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसके लिए अमेरिका ने हम पर खूब दबाव बनाया, लेकिन हमने उस वक्त भी झुकने से इनकार कर दिया। 98 जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, तब भी अमेरिका, पश्चिमी देशों ने हम पर प्रतिबंध लगाए, सैंक्शंस लगाए, लेकिन इन सब के बावजूद हम झुके नहीं। हमने देश हित को सबसे ऊपर रखा और इसीलिए राष्ट्र नीति ही हमारी विदेश नीति है। ये बात पूरे विश्व को समझ लेना चाहिए। आज भी जब राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर दबाव बनाकर ट्रेड डील करना चाहते थे, हमारे कृषि और डेयरी सेक्टर को कमजोर करना चाहते थे, उस पर उनकी नजर थी, तो भारत ने अपने देश में अपने किसानों के लिए एक स्टैंड लिया और झुकने से इनकार किया। सबसे बड़ा जवाब हमने ये दिया कि जब अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए हम पर 50% टैरिफ लगाया, तब हम इस टैरिफ से विचलित नहीं हुए। इसकी जगह दिल्ली में 11वां इंडिया रशिया वर्किंग ग्रुप सेशन हुआ, जिसमें दोनों देशों के बीच कई बड़े एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए। इसमें जॉइंट रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिफेंस इक्विपमेंट, एरोस्पेस, एविएशन टेक्नोलॉजी, हाई स्पीड ट्रेन और भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइनिंग को लेकर कई समझौते हुए। और ये सब भी तब हुआ जब अमेरिका हमें धमकियां दे रहा था, लेकिन हमने अमेरिका को बता दिया कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और हमें कब, कहां, किसके साथ व्यापार करना है ये हम तय करेंगे। कोई दूसरा देश डिक्टेशन नहीं दे सकता। भारत ने रूस के साथ जिन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, उनमें रूस को भी फायदा होगा। रशिया को इस वक्त एक भरोसेमंद साथी की जरूरत थी, क्योंकि पश्चिमी देशों ने रशिया पर 28,000 से ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं और इन प्रतिबंधों के कारण रशिया चीन पर ज्यादा निर्भर हो रहा था, लेकिन अब वो भारत के साथ अपनी भागीदारी को बढ़ाना चाहता है। इससे यह भी पता चलता है कि अब दुनिया मल्टीपोलर हो रही है, जिसमें वैश्विक राजनीति सिर्फ अमेरिका के इर्द गिर्द सीमित है ही नहीं। इस बात को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी समझते हैं और इसीलिए वो लगातार ब्रिक्स देशों को अपना निशाना बना रहे हैं। भारत पर भी ज्यादा टैरिफ इसलिए लगाया गया है क्योंकि भारत इस ब्रिक्स संगठन का हिस्सा है, क्योंकि भारत किसानों के मुद्दे पर, डेयरी के मुद्दे पर उनके सामने झुका नहीं, क्योंकि भारत आसिम मुनीर की तरह उनका चीयर लीडर नोबेल प्राइज के लिए बना नहीं, क्योंकि भारत ने कहा कि हमने आपके दबाव में सीज फायर नहीं किया, हमने पाकिस्तान के डीजीएमओ के झुकने के बाद डीजीएमओ स्तर पर फिलहाल युद्ध को रोका है। ब्रिक्स 5 देशों से मिलकर बनता है। आपको बताते हैं ब्रिक्स का होना भी भारत का कितना खल रहा है। ये जो बी और आई है, ये आजकल सबसे ज्यादा खल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। आर से तो मुलाकात रशिया से होने वाली है और इधर चाइना पर भी 34% का ही टैक्स है, 90 दिन का बेनिफिट पीरियड भी है। लेकिन ये जो बी और आई है, यानी ब्राजील और इंडिया, ब्राजील, आर का मतलब रशिया है, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना, एस का मतलब साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स संगठन के वो 5 संस्थापक देश हैं जो ताकत में पश्चिमी देशों के G7 संगठन को कड़ी टक्कर देते हैं। ब्रिक्स देशों में दुनिया की 45% आबादी रहती है, जबकि G7 देशों में 10%। दुनिया की जीडीपी में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी 35.4% है, जबकि G7 देशों की हिस्सेदारी 47%। दुनिया का 36% क्षेत्रफल ब्रिक्स देशों के पास है, जबकि G7 देशों के पास सिर्फ 15%। इनमें भी ब्रिक्स देशों में मिस्र हो, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई नए सदस्य के रूप में शामिल हो रहे हैं और इसमें ब्रिक्स और महत्वपूर्ण होता हुआ दिख रहा है। दुनिया के कच्चे तेल का 44% उत्पादन इन्हीं ब्रिक्स देशों के पास है और अमेरिका अपना 17 से 18% आयात भी इन्हीं ब्रिक्स देशों से करता है। इनमें भी ब्रिक्स के किस देश की निर्यात में कितनी हिस्सेदारी है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें 3 देशों की भूमिका अमेरिका को ज्यादा परेशान करती है। एक है रशिया, दूसरा है चाइना, तीसरा है भारत। इन देशों को आप रिक भी कह सकते हैं, यानी रूस, इंडिया, चाइना। राष्ट्रपति ट्रंप ब्रिक्स को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि ये देश अमेरिका के डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं। आप सही समझ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था का दिवाला निकल सकता है। कुछ साल पहले तक दुनिया में 90% व्यापार सिर्फ डॉलर में हुआ करता था, 90%। आज भी दुनिया के अलग अलग देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में 53% विदेशी मुद्रा सिर्फ डॉलर के रूप में जमा है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया में व्यापार कहीं भी हो, लेकिन लेन देन सिर्फ डॉलर में होता है। उदाहरण के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया या वियतनाम और इंडोनेशिया, उनके बीच व्यापार हो तो इसमें लेन देन डॉलर के जरिए ही किया जाता है। यानी इस व्यापार में जब अमेरिका की कोई भूमिका भी नहीं होती, तब भी दुनिया के ज्यादातर देश लेन देन उसी के करेंसी में यानी डॉलर में करते हैं। इसका कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए स्विफ्ट जैसे जो सिस्टम इस्तेमाल होते हैं वो डॉलर को ही कॉमन करेंसी मानते हैं। इसे ऐसे समझिए कि अंग्रेजी भाषा ब्रिटेन से भारत में आती है, लेकिन अब ये इतनी कॉमन हो गई है कि सरकार के कामकाज से लेकर अपने दफ्तर और स्कूल में भी बहुत सारे काम इसी अंग्रेजी भाषा में होते हैं। इसे यूनिवर्सल पैटर्न कहा जाता है। और आज अमेरिका का डॉलर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक यूनिवर्सल और कॉमन करेंसी बना हुआ है। लेकिन अब ब्रिक्स के कुछ देशों का कहना है कि जब व्यापार वो कर रहे हैं तो उसका लेन देन डॉलर में करके अमेरिका को क्यों फायदा पहुंचाया जाए। और यही सोचकर रशिया और चीन के बीच 80% व्यापार रूबल और चीन की करेंसी युआन में होने लगा है। और भारत भी रूस से कच्चा तेल लोकल करेंसी में खरीद रहा है। और यही बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भा नहीं रही, जिसकी वजह से वो ब्रिक्स को सीधा निशाना बना रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के इस टैरिफ में कुछ ट्विस्ट भी है। इन्हें भी एक ट्विस्ट का नाम है गिफ्ट पॉलिसी। ये बड़ा दिलचस्प है, जिसके तहत अगर कोई कंपनी या देश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टैरिफ में डिस्काउंट चाहता है तो वो उन्हें एक शानदार सा गिफ्ट दे सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी थी कि अमेरिका की जो टेक कंपनियां देश के बाहर अपने सामान का उत्पादन करेंगी उन पर अलग से टैरिफ लगाया जाएगा, जिसके बाद कुछ कंपनियों ने अपना मन बदल लिया। राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के लिए उन्हें तोहफा दे दिया। तोहफा कबूल करने में तो इन्हें बहुत महारत हासिल है। हम आपको दिखाते हैं। इनमें सबसे बड़ी कंपनी का नाम है एप्पल, जिसके सीईओ टिम कुक को डर था कि अगर ट्रंप अपनी कंपनी पर उनकी कंपनी पर टैक्स लगा देंगे तो एप्पल को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और इसीलिए टिम कुक राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस गए और वहां उन्होंने ऐलान किया कि एप्पल कंपनी अगले 4 साल में अमेरिका में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी और अमेरिका में हजारों लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। इसके अलावा टिम कुक ने राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के लिए उन्हें गिफ्ट भी दिया। ये गिफ्ट एक ग्लास प्लेट का है, जिसे 24 कैरेट गोल्ड के एक बेस पर रखा गया। इस पर कुछ खास शब्द भी लिखे हैं। इस पर लिखा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, एप्पल अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम मेड इन यूएसए 2025। टिम कुक के इस गिफ्ट से डोनाल्ड ट्रंप तो काफी खुश हुए, लेकिन दुनिया अब ये कह रही है कि क्या इसे रिश्वत नहीं माना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वो एप्पल कंपनी पर भी विदेशों में उत्पादन करने के लिए 100% टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन अब इस गिफ्ट के बाद इस टैरिफ को ट्रंप ने टाल दिया है। और इसके बाद अब दुनिया में लोग ये कहते हुए राष्ट्रपति ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं कि क्या वो गिफ्ट लेने के लिए ये सारे टैरिफ लगा रहे हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक एक ग्लोबल आइकॉन है, लेकिन देखिए टैरिफ से बचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। उन्हें बाकायदा पूरी मीडिया के सामने एक नुमाइश के जरिए उन्हें ओपनली ये सब कुछ लिखकर डोनाल्ड ट्रंप को भेंट करना पड़ा ताकि वो तोहफा कबूल करें, टैरिफ माफ करें। अगर आप राष्ट्रपति ट्रंप की राजनीति को ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि ट्रंप जब उद्योगपति थे तब भी उन्हें दबाव बनाकर लोगों से गिफ्ट लेना पसंद था और आज भी वो इसी गिफ्ट पॉलिसी पर चल रहे हैं। हाल ही में कतर के शाही परिवार से डोनाल्ड ट्रंप को एक बोइंग जंबो जेट विमान तोहफे में लेने का ऐलान किया, जिसकी कीमत 3,300 करोड़ रुपए है। अमेरिका में यह मांग खूब जोर से उठाई गई कि राष्ट्रपति ट्रंप को यह विमान तोहफे में लेने से इनकार कर देना चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को तो गिफ्ट पसंद है। इसी तरह वियतनाम और इंडोनेशिया ने राष्ट्रपति ट्रंप के परिवार को लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स गिफ्ट किए। राष्ट्रपति ट्रंप ने इन्हें भी सहर्ष स्वीकार किया क्योंकि ट्रंप को गिफ्ट पसंद है। वियतनाम ने 13,000 करोड़ रुपए का एक इंटरनेशनल गोल्फ रिसोर्ट प्रोजेक्ट राष्ट्रपति ट्रंप के परिवार को तोहफे में दिया और बदले में राष्ट्रपति ट्रंप ने भी वियतनाम का टैरिफ 46% से घटाकर 20% कर दिया। ये सीधे सीधे अपने परिवार को एक प्रोजेक्ट दिलाकर टैरिफ कम करने का मामला था, लेकिन दुनिया में किसी ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से नहीं उठाया और डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी खुशी वो टैरिफ कम कर दिया क्योंकि ट्रंप को गिफ्ट पसंद है। इसी तरह इंडोनेशिया की सरकार से भी बाली और जावा में राष्ट्रपति ट्रंप के परिवार को होटल और एक गोल्फ कोर्स बनाने का प्रोजेक्ट मिला और यहां भी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस गिफ्ट को ना नहीं कहा क्योंकि ट्रंप को गिफ्ट पसंद है।
तुर्की और अजरबैजान ने भी ऐसा ही करके राष्ट्रपति ट्रंप को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। तुर्की की सरकार ने यह ऑफर दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप की कंपनी इस्तांबुल में ट्रंप टावर और ऑफिस कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर सकती है, जबकि अजरबैजान ने भी इसी तरह का ऑफर दिया। अब राष्ट्रपति ट्रंप के नाम से एक इंटरनेशनल होटल भी बन रहा है। इसी सूची में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। पाकिस्तान की सरकार ने राष्ट्रपति ट्रंप के परिवार से जुड़ी एक कंपनी के साथ क्रिप्टो माइनिंग की डील साइन की है और इसके लिए पाकिस्तान की सरकार इस कंपनी को 2000 मेगावाट की बिजली देने वाली है। सोचिए, अपने लोगों के लिए तो पाकिस्तान के पास ना बिजली है ना पानी है, लेकिन ट्रंप के लिए क्रिप्टो माइनिंग पर सारे संसाधन जुटाए जा रहे हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है और अगर हम गिनाने पर आ जाए तो आपको ये पता चलेगा कि अमेरिका के कई मीडिया संस्थान भी राष्ट्रपति ट्रंप को सेटलमेंट के तौर पर करोड़ों रुपए और महंगे महंगे गिफ्ट दे चुके हैं या देने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप खुद से जुड़ी खबर और इंटरव्यू के लिए इन पर मुकदमा कर चुके हैं। जबकि ये मुकदमे ऐसे हैं जिन्हें वो जीत सकते हैं, लेकिन ट्रंप से कोई सीधे टकराना नहीं चाहता, इसलिए वो सेटलमेंट के तौर पर ट्रंप को पैसा देने के लिए राजी हो चुके हैं। यानी ट्रंप अपने पद का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब टैरिफ को भी उन्होंने इसके लिए एक हथियार बना लिया है। लेकिन सोचिए, इसकी दुनिया में कहां कोई बात हो रही है। हम आपको बस याद दिला रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट पसंद है और जो नहीं देता उसको वो बदले में टैरिफ देते हैं। इस सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ का मामला सुलझने तक भारत के साथ व्यापार वार्ता की कोई संभावना नहीं है। ये बयान ऐसे वक्त पे आया है जब ये खबरें आ रही थी कि 25 अगस्त को अमेरिका की एक टीम भारत में टैरिफ के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आ सकती है। तो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि अब टैरिफ को लेकर भारत से कोई बातचीत ही नहीं होगी और वो इस बात से भी नाराज हैं कि भारत अपने बाजार में अमेरिकी कंपनियों पर ज्यादा टैरिफ लगाता है, उन्हें व्यापार करने से रोकता है। लेकिन जरा इसका भी एक रियलिटी चेक कर लेते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि भारत के लगभग हर सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों की एक बड़ी हिस्सेदारी है। सॉफ्ट ड्रिंक्स के बाजार में दो बड़ी कंपनियां हैं, एक कोका कोला, एक पेप्सिको। ये दोनों कंपनियां अमेरिका की हैं। भारत के लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स की हर 10 में से 6 बॉटल कोका कोला कंपनी की पीते हैं और ये सारा पैसा एक अमेरिकी कंपनी की जेब में जाता है। इसके अलावा शैम्पू का मशहूर ब्रांड हेड एंड शोल्डर्स, जिलेट, ओरल बी, विक्स, कोलगेट, कपड़े धोने का वॉशिंग पाउडर, टाइड, एरियल, बच्चों का पैम्पर्स भी अमेरिका की कंपनी का है, पैसा वहीं जाता है। यहां तक कि आप बच्चों के लिए जो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का जो पाउडर, साबुन, तेल इस्तेमाल करते हैं वो भी एक अमेरिकी कंपनी है और ये लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, डिज्नी, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यूट्यूब, एंड्रॉयड, गूगल पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यहां तक कि जिस एक्स पर हमारे देश के ट्रोलर्स अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं, सारा काम धंधा भूलकर वहीं पर आपस में भिड़ते रहते हैं, अपने ही देश के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, ट्रंप की वाहवाही करते हैं क्योंकि हिंदुस्तान को नीचा दिखाना है, वो भी अमेरिका का ही है। आज जब भारत के लगभग हर सेक्टर पर अमेरिकी कंपनियों की गहरी पकड़ है और खुद राष्ट्रपति ट्रंप की कंपनी अपना नाम बेचकर भारत में ट्रंप टावर से करोड़ों रुपए कमा रही है, तब राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भारत अमेरिका की कंपनियों को अपने देश में व्यापार नहीं करने देता? हकीकत यह है कि जिन अमेरिकी कंपनियों ने भारत में अपनी फैक्ट्रियां और ऑपरेशंस लगाकर काम किया है, उन्हें हमने पूरा समर्थन दिया, हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन जो कंपनियां दूसरे देशों में अपना सामान बनाती हैं और भारत में आकर उन सामान को बेचना चाहती हैं, उन पर हमें देश हित में ज्यादा टैक्स लगाना पड़ता है। देश हित में इसलिए क्योंकि भारत 145 करोड़ लोगों का देश है। अगर ये कंपनियां किसी और देश में अपना सामान बनाकर भारत में बेचने लगेंगी तो भारत के इन करोड़ों लोगों को नौकरियां कौन देगा? इन्हें काम कहां से मिलेगा? और यहाँ की छोटी कंपनियां, जो छोटे दुकानदार, वो कैसे बड़ी कंपनियों के सामने टिकेंगे? भारत ने कुछ भी गलत नहीं किया। जैसे बड़ा बाजार होने के कारण हम दूसरे देशों के सामान पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, वैसे ही लगाता है चीन भी, और यही सही तरीका है। इस टैरिफ की वजह से अमेरिका की एप्पल और टेस्ला जैसी जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों ने चीन में फैक्ट्रियां लगाई ताकि वो टैरिफ से बच सके और चीन के बाजार में व्यापार कर सके। लेकिन जब यही बात भारत कहता है तो इन्हीं कंपनियों को परेशानी होती है, और कंपनियों को ना भी हो तो डोनाल्ड ट्रंप तो अलग ही राह पर निकल पड़े हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात शायद पता भी नहीं होगी कि आज भारत और अमेरिका के बीच अगर ट्रेड डील नहीं हो पाई है तो इसका बड़ा मतलब, अगर आप पीछे तक जाएंगे तो वजह चीन तक पहुंचती है। 2017-18 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर जबरदस्त टकराव हुआ था, उनके पहले कार्यकाल।
तब उनकी नजर, ये टैरिफ वाली जो बुरी नजर है, वो इंडिया पर नहीं पड़ी थी। अब इस टकराव की बड़ी वजह यही थी कि अमेरिकी कंपनियां चीन में अपनी फैक्ट्रियां लगा रही थी और राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे थे कि चीन अमेरिका के लोगों की नौकरियां छीन रहा है। अब हुआ क्या कि इस झगड़े में बड़ा मोड़ तब आया जब राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के सामान पर पहले के मुकाबले ज्यादा टैरिफ लगा दिया। उस वक्त भी राष्ट्रपति ट्रंप ने यही सोचा था कि उनके इस टैरिफ से चीन पर दबाव पड़ेगा, वो चीन में अमेरिका के सामानों पर टैरिफ को कम कर देगा। लेकिन चीन ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसकी जगह उसने अमेरिका की दुखती रग को पकड़ा और ये दुखती रग थी अमेरिका का कृषि और डेयरी निर्यात। अमेरिका चीन को दूध, सोया, मक्का, चीज जैसे कई डेयरी प्रोडक्ट्स और सब्जियां निर्यात करता था, लेकिन चीन ने इन पर सीधे सीधे बैन लगा दिया। इससे अमेरिका में किसानों की लॉबी नाराज हो गई। राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव इतना बढ़ा कि उन्हें इन किसानों को सब्सिडी का पैसा बढ़ाना पड़ा। इस घटना के बाद अमेरिका की सरकार पर यह दबाव आया कि वो चीन के जैसा दूसरे मार्केट ढूंढे जहां उसके किसानों, डेयरी उद्योग के प्रोडक्ट्स को खपाया जा सके। और इसी कड़ी में अमेरिका के लिए भारत से अच्छा बाजार कोई नहीं हो सकता है। अब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने भी कई प्रयास किए कि भारत अमेरिका के किसानों के लिए अपना कृषि, अपना डेयरी सेक्टर खोल दे, लेकिन तब भी भारत इसके लिए तैयार नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति ट्रंप इस साल फिर से सत्ता में आए, तब उन्होंने टैरिफ की आड़ में भारत पर इस बात का दबाव बनाया, हाथ मरोड़ने की कोशिश की कि किसानों और डेयरी कंपनियों के लिए अपने बाजार को खोल दे और चीन की वजह से अमेरिका के किसानों का जो नुकसान हो रहा है वो कम हो जाए। लेकिन भारत इसके ने साफ कह दिया कि यहां कोई गुंजाइश नहीं है और हम उन गायों और मवेशियों के डेयरी प्रोडक्ट्स कभी नहीं खरीदेंगे जिन्होंने नॉन वेजिटेरियन खिलाया गया है। और इस तरह से ये ट्रेड डील नहीं हो पाई। राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर बुरी तरह से भड़क गए। दुनिया को दिखाने के लिए ये लड़ाई रशिया के कच्चे तेल से जोड़ी जा रही है, लेकिन सच यही है और रशिया के तेल से सिर्फ इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि वो नेटो देशों को, अन्य लोगों को अपनी तरफ कर सकें और ये बताएं कि देखिए एक युद्ध के लिए इंडिया तेल खरीद कर पैसे दे रहा है। हाई मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश हो रही है, लेकिन सच यहां यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने देश की फार्मर लॉबी के दबाव में है, किसानों के दबाव में है। ये अमेरिका की वो फार्मर लॉबी है, किसान लॉबी है, जो ऐसे स्टेट में चुनाव के समीकरण बदल सकती है, जो स्विंग होकर किसी भी पार्टी के पास जा सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये अमेरिका के किसान वोटों का मामला है, जिसमें चीन के बैन का बिल जबरदस्ती हम पर फाड़ा जा रहा है। टैरिफ उस आग की तरह है जिसकी तपिश सबसे ज्यादा अमेरिका के लोगों को ही महसूस करनी होगी और अब शुरू भी हो चुका है। रुझान आने लगे हैं। नए आंकड़ों के मुताबिक जून 2024 से जून 2025 के बीच अमेरिका में बिकने वाला सामान 2.7% महंगा हो गया है और इसका सबसे बड़ा कारण है टैरिफ। टैरिफ के प्रभावी होने से पहले मई 2024 में महंगाई दर 2.4% थी, लेकिन अब पिछले 12 महीनों की तुलना में ये 2.7% के स्तर पर पहुंच गई है। तो अमेरिका में टैरिफ का असर दिखने लगा है और देखिए जो महंगाई है वहां पर वो हम आपको दिखा रहे हैं। मई से जून महीने के बीच कॉफी की कीमतों में एक एक करके हर एक प्रोडक्ट का बता रहे हैं। अमेरिका में टैरिफ से महंगाई, कॉफी वहां पर बहुत पी जाती है, लगभग 2.2% का इजाफा हो गया है। फलों की कीमतों में 2.3%, खिलौनों की कीमतों में लगभग 1.8%, घरेलू सामान की कीमतों में 1.9%, कपड़ों की कीमतों में 0.4% का इजाफा हुआ है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो सामने आते आते ये महंगाई वहां बढ़नी शुरू हो गई है। फिच रेटिंग्स का अनुमान है कि अब तक महंगाई इसलिए बढ़ी क्योंकि टैरिफ के डर से कंपनियों ने दूसरे देशों से आयात को कम किया था, लेकिन अब अगस्त महीने से यह महंगाई तेज रफ्तार से बढ़ेगी और टैरिफ हर सेक्टर में महंगाई दर को कई गुना बढ़ा देगा। उदाहरण के लिए आपको दिखाते हैं, एडिडास कंपनी ने कहा है कि वो अमेरिका में अपने ग्राहकों के लिए कीमतों को बढ़ाएगा और इसकी वजह यह है कि उसका उत्पादन वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों में होता है जिन पर राष्ट्रपति ट्रंप ने लगभग 20% टैरिफ लगा दिया है। नाइकी कंपनी ने भी कहा है कि अमेरिका में उसके सामान की कीमतें बढ़ेंगी और राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ से उसकी लागत 8,500 करोड़ रुपए बढ़ सकती है। जबकि बार्बी डॉल बनाने वाली कंपनी है मैटल,
उसने कहा है कि वो टैरिफ के कारण अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर है। यानी जैसे युद्ध के दौरान मिसाइलों की वजह से सायरन बजने लगते हैं, ठीक वैसे ही अमेरिका में टैरिफ की वजह से महंगाई के सायरन बज रहे हैं और अब वहां महंगाई का विस्फोट शुरू हो गया है। अमेरिका की ही येल यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च सेंटर के मुताबिक 1934 के बाद अमेरिका में पहली बार टैरिफ की औसत दर 18.3% पर पहुंच गई है। टैरिफ से अमेरिका के हर परिवार को औसतन 2,10,000 रुपए का नुकसान हो सकता है, जबकि हर गरीब परिवार को भी औसतन 1,13,000 रुपए का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। 2025 में 0.4%, जबकि 2026 में बेरोजगारी दर 0.7% का इजाफा होगा और लगभग 5 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी। और इन्हीं टैरिफ की वजह से 2025 और 26 में अमेरिका का रियल जीडीपी ग्रोथ रेट भी हर साल 0.5% कम होगा। अभी तक जितनी, चाहे वो अमेरिकन रेटिंग एजेंसीज हो, गोल्डमैन सैक्स हो, मूडीज हो, सबका ये कहना है कि भारत पर 50% टैरिफ का लगाने के बावजूद हमारी जो जीडीपी है उसमें 0.3 से लेकर 0.6% की गिरावट आ सकती है और हम 6 के आसपास टिके रहेंगे। लेकिन अमेरिका का क्या हाल होगा आप देखिए। अमेरिका हर साल $3.36 ट्रिलियन का सामान दूसरे देशों से खरीदता है, लेकिन अब अनुमान है कि इनमें से 84% सामान नए टैरिफ के दायरे में आएंगे और इससे होगा ये कि ये सारा सामान महंगा हो जाएगा और जब ये महंगा होगा तो इसका सीधा असर अमेरिका के लोगों पर पड़ेगा और वहां टैरिफ से महंगाई का एक विस्फोट होगा। इस टैरिफ की टेंशन से सोने की कीमतों में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,560 रुपए हो गई, जबकि 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,17,100 रुपए हो गई है। बड़ी बात यह है कि सोने और चांदी की कीमतें अभी और बढ़ेंगी और इस बार इनकी कीमतों का एक नया रिकॉर्ड बन सकता है। इसका बड़ा कारण यह है कि अमेरिका ने स्विट्जरलैंड से आने वाले गोल्ड बार्स पर भारी टैरिफ लगा दिया है। अब पहले यह सोचा जाता था कि गोल्ड बार्स पर ऐसा टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन अब अमेरिका ने तय किया है कि इन्हें भी टैक्स कैटेगरी में रखा जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्विस गोल्ड बार्स यानी सोने की ईंटों पर 39% टैरिफ लगा दिया है, 39%। ये किसी भी विकसित देश पर सबसे ज्यादा टैरिफ है। यूरोपीय यूनियन पर सिर्फ 15% टैरिफ है, लेकिन स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ। ये टैरिफ इसलिए लगाया गया है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि स्विट्जरलैंड के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का है, जो भारत से भी ज्यादा है। इसीलिए अमेरिका का फायदा उठाने के आरोप में राष्ट्रपति ट्रंप ने स्विट्जरलैंड पर भारी टैरिफ लगा दिया और देखिए उसकी वजह से सोने की कीमतें कहां पर पहुंच रही हैं। दुनिया में सोने की कीमतें काफी उसकी ट्रेंडिंग पर भी जो है, माफ कीजिएगा, ट्रेडिंग पर भी निर्भर करती है। इस ट्रेडिंग में सबसे पहले सोने की ईंटों को लंदन से स्विट्जरलैंड लाया जाता है। इसके बाद स्विट्जरलैंड में उन्हें छोटे साइज में ढाला जाता है, फिर इन्हें अमेरिका भेजा जाता है। अमेरिका में तो गोल्ड खरीदा जाता है, जो गोल्ड खरीदा जाता है उसका बड़ा हिस्सा स्विट्जरलैंड से ही आता है। अब यहां जरूरी बात क्या है, वो ये कि अगर टैरिफ से अमेरिका में सोना महंगा होगा तो उसका असर दुनिया के सोने की कीमतों पर पड़ेगा और यही वजह है कि भारत में 10 ग्राम सोने की कीमतें 1 लाख को पार कर गई हैं और अब ये लगातार बढ़ रही हैं। भारत में त्योहार हो, शादी के सीजन में सोने की मांग बहुत होती है, लेकिन इस महंगाई के कारण अब लोग कम मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। अब भारत के लोग सोने की जगह सोने के बॉन्ड, गोल्ड, एसआईपी में निवेश कर रहे हैं। तो भविष्य शायद ऐसा होगा कि भारत के लोग सोना नहीं खरीदेंगे बल्कि सोने के बॉन्ड्स और उसकी एसआईपी में अपना पैसा लगाएंगे, या फिर जो हॉलमार्किंग 9 कैरेट गोल्ड के लिए कर दी गई है शायद उसकी तरफ लोग रुख करें, जैसा हमने आपको पहले भी ब्लैक एंड व्हाइट में बताया था। टैरिफ की इस टेंशन ने अमेरिका की असली छवि को दुनिया के सामने पेश किया है। अमेरिका अपने फायदे के लिए दुश्मन से हाथ मिला सकता है और दोस्तों को दुश्मन बना सकता है। भारत को दोस्त कहकर वो 50% टैरिफ लगा रहा है और आतंकियों के देश पाकिस्तान के साथ कई तरह की डील्स कर रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को कई सालों तक पाकिस्तान ने अपने यहां छिपा कर रखा। 9/11 में अनेकों मासूमों की जान, जिसने दफ्तर में लोग बैठे थे, अपने अपने बिल्डिंग में काम कर रहे थे, जो उनका कसूरवार था, उस आतंकी को पाकिस्तान ने अपने यहां छिपा कर रखा था। बावजूद इसके अमेरिका ने पाकिस्तान को साझेदार बनाए रखा क्योंकि उसे चीन,
अफगानिस्तान मिडिल ईस्ट से निपटने के लिए पाकिस्तान से फायदा लेना था। पाकिस्तान और अमेरिका की यह दोस्ती अब और ज्यादा गहरी हो रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मुनीर एक बार फिर से अमेरिका के दौरे पर जा रहा है। इस बार आसिम मुनीर को सेंटकॉम के नए प्रमुख की नियुक्ति समारोह में आमंत्रित किया गया है। सेंटकॉम का पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड। यह अमेरिका का एक प्रमुख सैन्य कमांड है जो पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, मध्य एशिया, अमेरिकी सैन्य अभियानों की योजना बनाती है। जिन क्षेत्रों में यह काम करती है उसमें अफगानिस्तान, इराक, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, सीरिया, ओमान और यमन जैसे देश आते हैं। अब सेंटकॉम का मकसद क्या है? इस क्षेत्र की स्थिरता को बनाए रखना। 1991 के खाड़ी युद्ध में, अफगानिस्तान वॉर, इराक वॉर में और आईसिस के खिलाफ सैन्य अभियान इनसे ही किए थे। पिछले 2 महीने में आसिम मुनीर की यह दूसरी अमेरिका यात्रा है। इसमें पहले 14 जून को यूएस आर्मी की 250वीं वर्षगांठ के जश्न में शामिल होने के लिए वो वॉशिंगटन डीसी गया था। इस दौरे पर आसिम मुनीर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में लंच किया। यह पहली बार था जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसी देश के आर्मी चीफ की मेजबानी की। जून में आसिम मुनीर को लंच पर बुलाना डोनाल्ड ट्रंप का रिटर्न गिफ्ट था। दरअसल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का श्रेय दिया और ट्रंप को नोबेल दिए जाने की वकालत कर दी। वही नोबेल जिसकी खुलकर व्हाइट हाउस मांग करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांग करता है। इसे खुश होकर डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को खाने पर बुला लिया। फील्ड मार्शल बनने के बाद आसिम मुनीर ने एक एजेंडे के तहत अमेरिका को साधने के लिए हर कोशिश की। ट्रंप के लिए नोबेल की मांग करने के अलावा उसने पिछले महीने सेंटकॉम के पूर्व चीफ जनरल माइकल कुरेला को पाकिस्तान के सबसे बड़े सैन्य सम्मान निशान-ए-इम्तियाज से नवाजा। उस वक्त माइकल कुरेला ने दावा किया था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान मजबूत सहयोगी है। आप ये सोचिए कि जिस देश में अमेरिका द्वारा घोषित आतंकी खुले में घूमता है, उस देश को अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ जंग में सहयोगी मान रहा है। इसके अलावा आसिम मुनीर के कहने पर पाकिस्तान सरकार ने ट्रंप के साथ 17,000 करोड़ रुपए के क्रिप्टो डील्स फाइनल की थी। यह डील पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल अमेरिका के वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से की है। यह कंपनी डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की कंपनी है। तो देखा जाए तो आसिम मुनीर ट्रंप के यस मैन है। डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदेश करते हैं आसिम मुनीर जी हुजूर कहकर उनके इच्छा पूरी कर देते हैं, फिर चाहे युद्ध रुकवाने का श्रेय हो, नोबेल हो या फिर क्रिप्टो डील हो। और देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की जी हजूरी, आसिम मुनीर की मजबूरी। पाकिस्तान कर्ज में डूब रहा है, वो धीरे धीरे दिवालिया हो रहा है। आतंक का बिजनेस भी भारत के एक्शन से खत्म हो रहा है। ऐसे में उसे पैसा चाहिए। पैसा ट्रंप की जी हजूरी से ही तो मिलने वाला है। पाकिस्तान अपने फायदे के लिए अमेरिका से दोस्ती बढ़ा रहा है और अमेरिका अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को अपना पिट्ठू बना रहा है। विश्व की मौजूदा परिस्थितियों में चीन, भारत, रशिया और ब्राजील जैसे देश अमेरिका के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। चीन और भारत से सीधे सीधे निपटना अमेरिका के लिए लगभग नामुमकिन है। इसीलिए वो पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाकर कूटनीतिक चालें चल रहा है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए अमेरिका इतना जरूरी क्यों है? इसके 5 मुख्य कारण हैं। पहला है अफगानिस्तान। अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान से उसकी सेना हटने के बाद भी यहां स्थिरता बनी रहे। अफगानिस्तान का पड़ोसी होने की वजह से अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान भी टीटीपी समेत अन्य संगठनों के अलावा अज्ञात हमलावरों से परेशान है। उसे लगता है कि इसके पीछे अफगानिस्तान का हाथ है। दूसरा कारण, चीन के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करना। पाकिस्तान और चीन के करीबी संबंध है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इस दोस्ती का बड़ा उदाहरण है। अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान पूरी तरह चीन के प्रभाव में रहे। ऐसा होने पर इस क्षेत्र में अमेरिकी दबदबा ही खत्म हो जाए। वो चाहता है कि चीन से अगर उसे दूर रखना है तो अपने करीब लाना ही होगा। तीसरा, पाकिस्तान का आर्थिक संकट और कर्ज। पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को कर्ज की दरकार है। पाकिस्तान को IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सबसे कर्ज मिलना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में अमेरिका ही साथ देता है। चौथा, पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता। अमेरिका नहीं चाहता कि एक परमाणु संपन्न देश में राजनीतिक अस्थिरता हो और कट्टरपंथी जो शासक है उनके हाथ में ये परमाणु हथियार हो। इससे अमेरिका के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए वो पाकिस्तान से दोस्त की तरह मिला रहना चाहता है। पांचवा, अमेरिका हथियारों की सेल। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान को सबसे ज्यादा सैन्य मदद चीन और तुर्की से मिली थी।
अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान जैसे देश चीन के हथियारों पर भरोसा करने के बजाय अमेरिकी हथियार खरीदे। पाकिस्तान अमेरिका के लिए हथियार बेचने का एक बाजार है, इसीलिए वो मुनीर को अपने करीब ला रहा है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। कल भगवान शिव को समर्पित श्रावण महीने का आखिरी दिन है और इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है। रक्षाबंधन की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा से मानी जाती है। मान्यता है कि सुभद्रा जी ने अपने भाई भगवान श्री कृष्ण की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था ताकि युद्ध में उन्हें किसी तरह की हानि ना हो। दिलचस्प बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा सुभद्रा और उनके परिवार का हर संकट में साथ दिया। उन्होंने सुभद्रा जी के पति अर्जुन को धर्म का सही मार्ग दिखाया, उनके पुत्र अभिमन्यु को शिक्षा दी, यहां तक कि उनके वंश के एकमात्र उत्तराधिकारी अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को जीवन दान दिया। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी भी भाई बहन के पवित्र प्रेम को ही समर्पित है, जहां भगवान श्री कृष्ण, भाई बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान है। आज यहां यह समझना भी जरूरी है कि यह त्योहार सिर्फ अपनी बहन की सुरक्षा और सम्मान की बात नहीं कहता, बल्कि हर महिला, हर लड़की की सुरक्षा और सम्मान करने का संदेश देता है। और इसीलिए हम आज आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि बात सिर्फ अपनी बहन की सुरक्षा की नहीं है, बात हर लड़की की सुरक्षा की है। और अगर हर व्यक्ति अपनी बहन के साथ दूसरों की बहन के प्रति सम्मान, सुरक्षा का भाव रखेगा तो इस त्योहार की सार्थकता उसी में रहेगी। तब आप धर्म का पालन करेंगे। इसका संदेश भी भगवान श्री कृष्ण ने दिया। उन्होंने सिर्फ अपनी बहन सुभद्रा जी के प्रति ही भाई का कर्तव्य नहीं निभाया, बल्कि द्रौपदी को भी उन्होंने अपनी बहन की तरह सुरक्षा, सम्मान दिया। माना जाता है कि एक बार किसी वजह से श्री कृष्ण की उंगली कट गई, तब द्रौपदी ने अपनी कीमती साड़ी से टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण जी की उंगली पर बांध दिया, जिससे खून बहना बंद हुआ। श्री कृष्ण ने इस बंधन को हमेशा मान रखा और इसे खून के भाई बहन के रिश्ते से भी ज्यादा मान दिया। जिस वक्त महाभारत की सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब उन्होंने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की। इससे सभी लोगों को समझना चाहिए कि अपनी बहन की रक्षा करने का मतलब यह नहीं कि दूसरों की बहन की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी नहीं है और वहां पर आप मौन खड़े होकर तमाशा देख सकते हैं। तो जितना सम्मान आप अपनी बहनों का करते हैं, दूसरों के प्रति भी सम्मान और सुरक्षा का वही भाव होना चाहिए, ताकि हर लड़की खुद को सुरक्षित, सम्मानित महसूस कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक भाई तो अपनी बहन की सुरक्षा करता है। आप खुद सोचिए कि कौन सा भाई होगा जो अपनी बहन की सुरक्षा ना चाहता हो। सवाल तो यह है कि क्या वो भाई दूसरों की बहनों की सुरक्षा करता है? तो याद रखिएगा, कल जब आप अपने भाई के हाथ की कलाई पर राखी बांधे तो उनसे दूसरों की बहनों की रक्षा का भी संकल्प लें। वैसे आज आपको रक्षाबंधन के भाव को बयां करती ये तस्वीर भी देखनी चाहिए, जिससे आपको सनातन संस्कृति और उसके महान जीवन मूल्यों का एहसास होगा। ये तस्वीर धराली की है, जहां कुछ दिन पहले बादल फटा था और वहां पर मुख्यमंत्री जी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। तो गुजरात से एक महिला थी, वो भावुक होकर उन्होंने उनको राखी बांधी। लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं जरा और आपको बताते हैं कि बड़ी तस्वीर क्या है इस पूरे मामले में। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे भाई को कलाई पर राखी बांधी जाती है, वैसे ही भाई को भी अपने बहन का उसी तरह से सम्मान करना चाहिए और दोस्ती के इस रिश्ते में धागा दोनों एक दूसरे को बांधें और ये प्रण ले कि तमाम लड़कियों की सुरक्षा का वो ख्याल रखेंगे। बात करेंगे कि कॉमेडियन कपिल शर्मा की, जिनके कैफे 1 महीने के अंदर हुई दूसरी बार ये हमला हुआ है। कनाडा के सरे शहर में कपिल शर्मा का कैफे पर फिर से फायरिंग हुई। इस बार भी फायरिंग का वीडियो बनाया गया जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस बार के हमले में 6 राउंड फायरिंग हुई। हालांकि जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त कैफे बंद था। हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोल्डी ढिल्लों ने ली। गोल्डी ढिल्लों ने इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, जिसमें उसने लिखा है कि कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई क्योंकि कपिल ने इन गैंगस्टर्स की कॉल नहीं उठाई थी। इसमें धमकी दी गई। इसके अलावा हमला मुंबई में किया जाएगा। कपिल शर्मा ने हाल ही में ये कैफे शुरू किया था। इस कैफे के शुरू होने के बाद से ही उस पर 2 बार फायरिंग हो चुकी है। पिछली बार 10 जुलाई को इस कैफे पर फायरिंग हुई थी। उस हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लाड़ी ने ली थी। हरजीत सिंह लाड़ी NIA का मोस्ट वांटेड है, आतंकी है और ये आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है।
इस हमले की वजह कपिल शर्मा द्वारा निहंगों को अपमानित करने वाला एक बयान बताया गया था। हालांकि बाद में आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने दावा किया कि हमले में उनका हाथ ही नहीं था। अब देखिए, 7 अगस्त को जो फायरिंग हुई है उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। गोल्डी ढिल्लों ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कपिल को धमकाया है और इसके बाद अब लॉरेंस गैंग के और गैंगस्टर हैरी बॉक्सर एक ऑडियो सामने आया है उनका, जिसमें कपिल शर्मा के कैफे पर हमले की वजह सलमान के साथ उनकी नजदीकियों को बताया गया। कपिल शर्मा ने हाल ही में द ग्रेट इंडियन कपिल शो में सलमान खान को बुलाया था। माना जा रहा है कि इसी को लेकर लॉरेंस गैंग ने कपिल के कैफे पर फायरिंग करवाई। अब धमकी दी गई है कि सलमान खान के साथ जो कोई भी काम करेगा उस पर घातक हमला होगा।